योर मैजेस्टी, मुझे नहीं लगता कि उसने ये खुद किया होगा। टुओबा टीशन ने सिर हिलाया और झुओ फैन की ओर मुड़ते हुए चिल्लाया, झुओ फैन, तू इतनी हिम्मत करके क्वानरोंग की इंपीरियल कैपिटल में घुस आया है, तो अब मैं जो यहाँ का कैप्टन ऑफ द गार्ड्स हूँ तुझे गिरफ्तार करूंगा। फादर, टुओबा टीशन चिल्लाने ही वाला था कि उसने अपने बेटे और बेटी को सिर हिलाते हुए देखा। फादर, ये आप जो करने जा रहे हो वो सबसे घटिया चीज होगी, वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। टुओबा टीशन उलझन में सिर खुजलाने लगा। एक बार काटा गया इंसान फिर से उसी गलती को नहीं दोहराता, है ना? पिछली बार हम बस एक आर्मी से हारे थे, लेकिन इस बार वो अकेला है और फिर भी हम सबके सामने डटा है। क्या अब भी आप कह रहे हो कि हम उसे पकड़ सकते हैं? फादर, उसे कम मत आंकिए सिर्फ इसलिए कि वो अकेला है, वो हमें एक झटके में कुचल डालेगा। टूबा भाई बहन समझ रहे थे कि उनके पिता क्या सोच रहे हैं, इसलिए लगातार सिर हिला रहे थे, मगर टुओबा टीशन अब भी समझ नहीं पा रहा था। हा, क्या क्राउन प्रिंस का महल तबाह करने वाला यही है? 4 लोग जमीन पर उतरे। क्राउन प्रिंस, यही है। क्राउन प्रिंस का हाई वेनरेबल क्राउन प्रिंस को पीठ पर लादे खड़ा था और एक ताकतवर जवान के सामने झुक गया। क्राउन प्रिंस हाई वेनरेबल की पीठ पर और ऊपर चढ़ गया और जब झुओ फैन को देखा तो गुस्से से चिल्लाया, एल्डर हु, यही है वो, इसे मार डालो। जब मैं यहाँ हूं तो सब कुछ अभी खत्म हो जाएगा। वो आदमी झुओ फैन की तरफ मुड़ा, फिर उसकी आंखें फैल गईं और वो दहाड़ा, फिर से तू, हरामी? झुओ फैन थोड़ा चौंक गया। एल्डर हु के पास खड़ा दूसरा जवान जोर से जमीन पर पांव पटका और गुस्से से चीखा, सड़ियल कमीने, तुझे शायद हम याद नहीं होंगे, लेकिन हम तुझे अच्छे से पहचानते हैं। उस हार के बाद हमने कसम खाई थी कि एक दिन तेरे शरीर की हर हड्डी तोड़ेंगे और तुझे ऐसा दर्द देंगे जो कभी किसी ने महसूस नहीं किया होगा, और लगता है कि आज ही वो दिन आ गया है। आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, यहाँ तक कि हेवन भी नहीं। वो आदमी पागलों की तरह हंसने लगा और अपनी ताकतवर ऑरा को छोड़ दिया, जिससे हाई वेनरेबल तक कांप गया। ये है एक इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट की ताकत, कितनी भयानक। एल्डर लैंग, तुम्हारा भी इससे कोई पुराना हिसाब है? हाई वेनरेबल ने पूछा। बहुत बढ़िया, अब पुराने और नए दोनों जख्मों का बदला आज लिया जाएगा। एल्डर लैंग की आंखें खून से भर गईं। हूफ, सिर्फ जख्म? उस दिन तियानियों में इसने मेरा शरीर तबाह कर दिया था। उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि एक सीटी जैसी आवाज हुई और फिर एक बड़ी सी लाल ड्रैगन क्लॉ ने चारों को एक साथ पकड़ लिया। वो चारों छटपटाए, मगर बेकार था, उनकी आत्मा तक उस क्लॉ में फंस चुकी थी। एल्डर हु की आंखें बाहर निकल आईं। ये क्या है? सोल? तू तो रेडियंट स्टेज का कल्टीवेटर है, फिर सोल कैसे बना सकता है? और ये इतनी मजबूत क्यों है? वो लाल ड्रैगन क्लॉ ज़ुओ फान के पीछे से निकली जैसे कोई तीसरा हाथ हो। ज़ुओ फान अब गुस्से में लग रहा था। अगर तू बच गया था तो चुपचाप जिंदा रह। क्यों दो खटमल फिर से पुराने जमाने की बकवास करने चले आए मेरे कान में? बाम! ड्रैगन क्लॉ ने एक झटके में चारों को मसल दिया और चारों खून के फव्वारे बनकर उड़ गए। उनके शरीर और आत्मा दोनों एक साथ खत्म हो गए। उनके पास तो चीखने तक का मौका नहीं था। 2 एथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स और एक पीक रेडियंट स्टेज कल्टीवेटर यूं ही मारे गए। जो भी देख रहे थे सब हैरान रह गए। एथीरियल स्टेज एक्सपर्ट को लोग भगवान मानते थे, लेकिन वो भी ऐसे मर गए जैसे मच्छर। तुओबा तिशान ने अपने बच्चों की तरफ देखा और फिर ज़ुओ फान की ओर। अब उसे उनकी डर की वजह समझ में आ रही थी। ज़ुओ फान अब इंसान नहीं रहा था। जिस तरह से उसने एथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को मारा वो इंसानों के बस की बात नहीं थी। 8 वुल्फ वार्डन्स कांप गए। ज़ुओ फान अब उनके बस से बहुत ऊपर था। पहले भी वो अकेले तो ज़ुओ फान का सामना नहीं कर सकते थे, बस आर्मी की भीड़ से थोड़ा वक्त खींच सकते थे, लेकिन अब ये भी नामुमकिन था। ज़ुओ फान अब किसी और ही स्तर पर पहुंच चुका था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हर कोई ज़ुओ फान को अब डर के साथ देख रहा था। एथीरियल स्टेज एक्सपर्ट जो कभी भगवान जैसे माने जाते थे वो भी ऐसे मरे जैसे कुछ भी ना हो। ज़ुओ फान ने ड्रैगन क्लॉ को वापस लिया और फिर अपनी पुरानी शांत हालत में आ गया। 6th प्रिंस, ये फूल वाली पिंडली उस पहाड़ी की तरफ इशारा कर रही है। क्या वहां कुछ गड़बड़ है? नहीं होनी चाहिए। ये तो वो जगह है जहां मैं बचपन में खेलता था। मुझे नहीं लगता कि वहां कुछ अजीब है। 6th प्रिंस थोड़ा उलझा हुआ लग रहा था। ज़ुओ फान ने चारों तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। तो ये एक कंसीलिंग एरे है जो सेक्रेड स्टोन से चलती है। तभी तो दिखती नहीं, मगर ये छुपा क्या रही है? वॉइड एनिहिलेशन। ज़ुओ फान ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी दाईं आंख से 2 बार सोना चमकाया। रट हुए। कुछ टूटने जैसी आवाज हुई और सबकी नजरों के सामने का दृश्य जैसे शीशे की तरह टूटकर गायब होने लगा। अब सबके सामने एक पहाड़ी में गुफा दिखी जो पूरी तरह काली थी। वो फ्लावर स्पिरिट उसी तरफ इशारा कर रही थी। मुस्कुराते हुए ज़ुओ फान आगे बढ़ा, लेकिन तभी किसी ने पुकारा, रुकिए सर। ज़ुओ फान थोड़ा चौंका और पीछे मुड़ा। क्वानरोंग का एम्परर बोल रहा था, मगर इस बार उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। वो अब गंभीर लग रहा था। सर, आप चाहे जो हो, अगर आप अंदर गए तो शायद वापस ना आ पाए। ये बैरियर हमारे क्वानरोंग की शर्म है और साथ ही एक जहर भी। आपको इसे नहीं तोड़ना चाहिए था। मुझे जो चाहिए वो लेकर ही रहूंगा। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। ज़ुओ फान ने बिना झिझक आगे बढ़ते हुए गुफा में छलांग लगा दी।
सिक्स्थ प्रिंस भी उसके पीछे कूद गया, लेकिन एम्परर चिल्लाया, बेटा, इंपीरियल फादर, असल में मुझे इस जगह के बारे में पहले से पता था। सिक्स्थ प्रिंस मुस्कुराया और उसकी आंखें तेज हो गईं। ये हमारे साम्राज्य की शर्म और हमारे खानदान की बेइज्जती है। एक न एक दिन तो ये बैरियर टूटता ही, बस कोई करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन सर, जो ही वो इंसान है जो सब तोड़ सकता है। मैंने डबल ड्रैगन गैदरिंग में उनकी ताकत देखी है। वो उन नकली लोगों जैसे नहीं है। सिक्स्थ प्रिंस भी अंदर कूद गया। एम्परर उसे रोकना चाहता था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उसने बस एक गहरी सांस ली। तुओबा टाइशान परेशान था। योर मेजेस्टी, अंदर है क्या आप? ओल्ड कमांडर तुओबा, अगर वो लोग बाहर ना आए तो अपने सारे आदमी लेकर भाग जाना, वरना वो सब कुछ तबाह कर देंगे। एम्परर ने सिर हिलाया और आह भरी। वो कौन है? तभी एक परछाई सी भागी और लियानेर अंदर कूद गई। पीछे पीछे तुओबा लियानेर भी चिल्लाते हुए भागी। लियानेर। अब तक 4 लोग उस अंधेरी गुफा में जा चुके थे और उनकी मौजूदगी का कोई निशान नहीं था। तुओबा टाइशान पसीने में भीग गया था, लेकिन एम्परर ने उसका कंधा पकड़ा और कहा, ओल्ड कमांडर, अब सब किस्मत के भरोसे है। जिस तरह उस आदमी ने 2 इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को मसल दिया, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सबको वापस ले आए। तब मैं चाहूंगा कि कमांडर तुओबा मेरे बेटे को लेकर यहां से निकल जाए। कांपते हुए तुओबा टाइशान ने एम्परर की तरफ देखा। वो एकदम गंभीर लग रहा था। हिज मेजेस्टी, मुझसे अपने बेटे को लेकर भागने को क्यों कह रहे हैं? क्या अंदर दुश्मन? योर मेजेस्टी, क्राउन प्रिंस का शरीर कुत्तों को फेंक दो। एम्परर की आंखों में नफरत भरी थी। तुओबा टाइशान पहले से भी ज्यादा हैरान हो गया। उधर झो फैन गुफा में उतरा और उसके सामने बस जमीन के अंदर जाती एक टेढ़ी मेढ़ी राह थी। वो फ्लावर स्पिरिट आगे इशारा कर रही थी और झो फैन ने सिर हिला दिया। तभी ऊपर से एक आवाज आई और झो फैन ने सिर झटकते हुए एक तरफ हट गया। तभी 3 लोग ऊपर से धड़ाम करके आ गिरे और सीधे अपनी पिछली हड्डी पर आ बैठे। तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? कंसीलिंग एरे और सेक्रेट स्टोन्स को देखकर ही समझ आ जाता है कि ये जगह नॉर्मल सेक्ट्स की पहुंच से बाहर है। यहाँ तो असली एक्सपर्ट से सामना होगा। तुम सब यहाँ आकर अपनी जान गंवा रहे हो। झुओ फैन ने जैसे ही उन तीनों के अजीब चेहरे देखे जो गिरने के बाद खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें ये बात याद दिलाई। सिक्स्थ प्रिंस हल्की सी हंसी हंसा। हे सर झुओ, मैंने वादा किया था कि मैं आपको उस जगह ले चलूंगा जहां आप जाना चाहते हैं, तो अब आधे रास्ते में तो नहीं छोड़ सकता ना। बाकी का रास्ता मैं खुद ढूंढ लूंगा। झुओ फैन ने सीधी बात कही। लियनर ने भौहें सिकोड़ते हुए झुओ फैन की ओर एकदम गंभीर नजर से देखा। हम पहले ही क्राउन प्रिंस को नाराज कर चुके हैं। हिज मैजेस्टी ने खुद कहा था कि ये जगह क्वानरॉन्ग के लिए एक बड़ा खतरा है। मैं यहाँ टिक कर सबका सामना करना चाहती हूँ और फिर हिज मैजेस्टी से माफी मांगना चाहती हूँ। ये जो कुछ भी यहाँ सील किया गया है वो साफ बताता है कि ये तुम लोगों के बस की बात नहीं। ये जो दांव तुमने लगाया है, इसका अंजाम मौत ही होगा। झुओ फैन ने तुओबा ल्यूफेंग की ओर देखकर पूछा, और तुम्हारा क्या बहाना है? तुओबा ल्यूफेंग ने अपनी खुजली वाली पीठ को खुजलाते हुए कहा और फिर लियनर की ओर इशारा करते हुए बोला, मैं तो इसके लिए आया हूँ। झुओ फैन मुस्कराया। मजे की बात यह है कि तुम्हारा बहाना सबसे सही लग रहा है। अब इन दोनों को लेकर वापस निकलो। झुओ फैन मुड़कर अंदर की ओर बढ़ गया। सिक्स्थ प्रिंस और लियानर ने जल्दी से कहा, हम नहीं जाएंगे, हम आपके साथ ही आए हैं। तुओबा ल्यूफेंग ने ऊपर की ओर देखा जहां से वे गिरे थे और सिर हिला दिया। ये कितनी गहराई है यार, ऊपर तो जा नहीं सकते और उड़ना भी मना है यहाँ, तभी तो ऐसे जमीन पर गिरे। हाँ सर झुओ, आप क्यों नहीं गिरे? सिक्स्थ प्रिंस ने झुओ फैन से पूछा। झुओ फैन ने चारों तरफ देखा और बोला, यहाँ एक स्पेशल बाइंड अरे है जो उड़ने नहीं देता। तो आप पर इसका असर क्यों नहीं हुआ? स्पेशल बाइंड अरे एक 6th ग्रेड अरे है और 7th ग्रेड से नीचे का कोई भी अरे इथेरियल्स को नहीं रोक सकता। क्योंकि मैंने अपनी सोल बना ली है, इसलिए ये अरे मुझ पर काम नहीं करता। झुओ फैन आगे बढ़ते हुए बोला, तुम लोग वापस जा नहीं सकते और मेरे पास टाइम नहीं है अरे को हटाने का। अब मजबूरी में तुम्हें साथ चलना होगा। बिल्कुल। सिक्स्थ प्रिंस और लियानर अंदर ही अंदर खुश होकर फौरन उसके पीछे चल पड़े। तुओबा ल्यूफेंग को भी मजबूरी में पीछे जाना पड़ा। उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, झुओ फैन, तुम्हें क्या लगता है ये सुरंग आखिर किसने बनाई होगी इंपीरियल पैलेस के पीछे? झुओ फैन ने जवाब दिया, अंत तक पहुंचेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन जिसने भी बनाई है वो जरूर कोई इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट ही होगा। इतना पक्का कैसे? तुओबा ल्यूफेंग ने पूछा। झुओ फैन चारों ओर देखते हुए बोला, कोई खुद को फंसाने के लिए अरे थोड़ी लगाएगा। उसने एक 6th ग्रेड अरे यहाँ रखा है जो इथीरियल स्टेज और बाकी लोगों के बीच की सीमा है। सेक्युलर वर्ल्ड में तो ज्यादातर लोग इस स्तर से नीचे के हैं। इसका मतलब है कि वो नहीं चाहता था कि आम लोग यहाँ आए, सिर्फ इथीरियल स्टेज वाले ही अंदर जा सकें, या फिर शायद सिर्फ उसके अपने लोग ही अंदर आ सकें। उसके लोग? हाँ। झुओ फैन ने सिर हिलाया और उसकी आंखें तेज हो गईं। क्वानरॉन्ग की धरती पर आम लोगों के अलावा एक सेक्ट भी है, बीस्ट टेमिंग सेक्ट। तीनों एक साथ बोले और झुओ फैन ने सिर हिलाया। हाँ, ये माना जा सकता है कि ये रास्ता बीस्ट टेमिंग सेक्ट की ओर जाता है। अब चाहे वहां जितने भी एक्सपर्ट्स क्यों ना हो, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर वो एक लोअर 3 सेक्ट ही तो है। लेकिन तुम तीनों? हे, हम तो ठीक हैं।
जब सर झुओ हमारे साथ हैं तो हमें कोई छू भी नहीं सकता। सिक्स्थ प्रिंस हंसते हुए बोला, जैसे उसे कोई शर्म ही ना हो। झुओ फैन मुस्कराया, ज्यादा खुश मत हो, मैं खुद को बचा सकता हूँ लेकिन दूसरों को नहीं कह सकता। सिक्स्थ प्रिंस ने सिर खुजलाया और लियानर ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, बीस्ट टेमिंग सेक्ट क्वानरोंग एम्पायर की देखरेख करता है। जब हमने कुछ गलत नहीं किया तो वो हमें क्यों मारेगा? वो तो एक राइटियस सेक्ट है जो समझदारी की बात करता है। हाँ, अगर बीस्ट टेमिंग सेक्ट के किसी से सामना हो भी गया तो हम कह देंगे कि गलती से इस सुरंग में आ गए, फिर अपनी पहचान बता देंगे। कमांडर के बच्चों को तो कम से कम माफी मिलनी चाहिए, तुओबा ल्यूफेंग ने सिर हिलाते हुए कहा। सिक्स्थ प्रिंस मुस्कराया, लेकिन झुओ फैन ने उनका मजाक उड़ाया। अज्ञानी हो तुम लोग, कभी सोचा है ये सुरंग इतनी छुपी हुई क्यों है? चाहे राइटियस हो या डेमोनिक पाथ, दोनों के पास छुपाने लायक बातें होती हैं। जब कोई ऐसी जगह घुस आता है तो वहां मारकाट ही आम बात होती है ना? तोबा भाई बहन कांप गए और उनका चेहरा पीला पड़ गया। झुओ फैन ने उनका मजाक बनाया। सिर्फ सिक्स्थ प्रिंस ही गंभीरता से झुओ फैन को देख रहा था। अब तो सर झुओ पर ही भरोसा करना होगा कि वो हमें बचाए। मैंने पहले ही कहा, मैं सिर्फ खुद को बचा सकता हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता। सिक्स्थ प्रिंस ने एक आंख ऊंची की। मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं, बस करना नहीं चाहते। मैंने सुना था कि जब आप डबल ड्रैगन मैनर जा रहे थे तब मिस्टिकल हेवन सेक्ट की 3 लड़कियों के साथ यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट ने आप लोगों पर हमला किया था, लेकिन आपने उन्हें बचाने के लिए खुद को खतरे में डाला, एक सच्चे हीरो की तरह। सर झुओ, मैं आपका फैन हूँ और आपके बारे में सब जानता हूँ। बाकी दोनों चौंक गए और झुओ फैन को हैरानी से देखने लगे। उन्हें कभी नहीं लगा था कि झुओ फैन जैसा आदमी इतना निस्वार्थ हो सकता है। झुओ फैन कुछ देर चुप रहा, फिर उस दर्दनाक बिछड़ने वाले दिन को याद करके उसकी आंखों में पछतावे की झलक आ गई। वो धीरे से बोला, ये सब झूठ है। अगर मैं उनके लिए मर गया होता तो आज जो सामने खड़ा है वो कौन है? वैसे भी सर झुओ को जब किसी को बचाना होता है तो फिर कोई उसे रोक नहीं सकता। अगर सर झुओ बचाना चाहे तो किसी की मजाल नहीं कि उसे मारे। सिक्स्थ प्रिंस ने झुओ फैन के जवाब को नजरअंदाज करते हुए गर्व से कहा। झुओ फैन अंदर ही अंदर हल्के से मुस्कुराया और फिर एक लंबी सांस ली। वो कोई गॉड नहीं था। अगर वो इतना ही ताकतवर होता तो हेवनली सॉवरेन से डरता नहीं और किंगचिंग को छोड़कर कभी न जाता। झुओ फैन का चेहरा एकदम अकेला और उदास दिखने लगा। अचानक सुरंग के अंदर से चीखने की आवाज आई। झुओ फैन का ग्रुप तुरंत उस दिशा में भागा। चारों लोग सुरंग के आखिरी हिस्से में पहुंचे और वहां उन्हें पत्थर के बने कई दरवाजे दिखे। एक दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और उसके अंदर से एक पीली मोमबत्ती की रोशनी झलक रही थी। उसी के साथ कराहने और हांफने की आवाजें भी आ रही थीं। चारों दरवाजे के पास पहुंचे और झांक कर अंदर देखा। वहां एक मर्द और औरत आपस में उलझे हुए थे और उनके बीच युआन क्यूआई का प्रवाह हो रहा था। लियनेर अब भी एक सीधी सादी लड़की थी और ऐसा दृश्य देखकर उसका चेहरा लाल पड़ गया। वो हैरान हो गई और लड़खड़ाते हुए एक पत्थर को ठोकर मार दी। कौन है वहां? वो मर्द गरजा और गुस्से में सिर घुमाकर उनकी तरफ देखने लगा। लियानेर ने झुओ फैन की तरफ माफी मांगने वाली नजरों से देखा कि गलती से उन्हें पकड़ा दिया, लेकिन झुओ फैन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने पत्थर का दरवाजा और खोला और अंदर जाते हुए बोला, ब्रदर, काम खत्म हुआ हो तो कुछ सवाल पूछने हैं। बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। कौन हो तुम लोग? मेरी ट्रेनिंग रूम में यूं घुसने की हिम्मत कैसे हुई? वो मर्द चिल्लाया। वो औरत जो उसके साथ थी पलंग पर लेटी थी और घृणा से देख रही थी। झुओ फैन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम लोग बीस्ट टेमिंग सेक्ट से हो? यहाँ कोई खास जगह है क्या जहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत गाढ़ी हो और कल्टीवेशन के लिए बेहतरीन हो? कहाँ से आ गए तुम लोग? मेरी बीस्ट टेमिंग सेक्ट की ट्रेनिंग ग्राउंड्स के बारे में सोचने वाले तुम कौन होते हो? उस मर्द ने चारों को ऊपर से नीचे देखा और फिर हंसते हुए बोला, तुम लोग या तो पागल हो या बेवकूफ। इतनी कम तादाद में यहाँ आना यानी खुद मौत बुलाना। हा 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 हा। वो मर्द हंसा, लेकिन झुओ फैन ने सिर हिलाया। हाँ, मैं तो मरने ही आया हूँ। अब चूंकि हम मरने ही वाले हैं तो मरने से पहले बता दो कि वो जगह है कहाँ। हुफ, बताने से कोई फायदा नहीं। वो मर्द चिल्लाया और उसके शरीर से एक तेंदुआ निकला जो उन चारों की ओर झपटा। मर जाओ, बीस्ट टेमिंग सेक्ट में घुसने की सजा यही है। बाम। झुओ फैन की आंखों में ठंडी चमक आई और उसके शरीर से एक लाल ड्रैगन क्लॉ निकली जिसने उस विशाल बिल्ली को एक झटके में उड़ा दिया। वो जानवर वहीं खत्म हो गया जैसे कभी था ही नहीं। वो मर्द कांपते हुए झुओ फैन को घूरने लगा। तू है कौन? बोलने से कोई फायदा नहीं। झुओ फैन ने शैतानी मुस्कान के साथ जवाब दिया। प्लॉप। वो मर्द एक झटके में गिर गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो अब भी इस बात से सदमे में था कि एक रेडिएंट स्टेज कल्टीवेटर ने उसे इतनी आसानी से मार दिया। वो औरत जो बिस्तर पर थी चीख उठी जब उसने उस मर्द को मरा हुआ देखा। तभी एक परछाई आई और उस औरत पर हमला किया। उसकी आंखें पलट गईं और वो भी मारी गई। थोड़ा ध्यान से देखा तो हमला करने वाला कोई और नहीं, खुद सिक्स्थ प्रिंस था। लेकिन इस बार वो अपनी पुरानी मजाकिया हालत में नहीं था। उसकी आंखें खून से लाल थीं और वो नफरत और गुस्से से कांप रहा था। इसे क्या हो गया? ये पहली बार था जब किसी ने सिक्स्थ प्रिंस को अपना आपा खोते देखा। तूबा भाई बहन ने सवाल भरी नजरों से झुओ फैन की तरफ देखा।
झुओ फैन ने भी उसकी ओर देखा और जैसे कुछ समझ गया। फिर वो चुपचाप मुड़कर सुरंग के और अंदर की तरफ बढ़ गया। लियानेर जल्दी से उसके पास आई, जिज्ञासा से बोली, झुओ फैन, तुम्हें कुछ पता है जो हमें नहीं? नहीं। तो फिर सिक्स्थ प्रिंस ने हमला क्यों किया? उसे चुप कराने के लिए। चाहो तो खुद जाकर उससे पूछ लो, झुओ फैन ने ठंडे चेहरे से जवाब दिया। लियानेर ने मुंह फुला लिया और पैर पटका। सिक्स्थ प्रिंस ने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और फिर उनके पीछे चल पड़ा। उसका मूड पहले जैसा हंसमुख नहीं रहा, बल्कि अब वो झुओ फैन से भी ज्यादा गंभीर लग रहा था। लियानेर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो जानने के लिए तड़प रही थी, लेकिन तूबा ल्यूफेंग ने सिर हिला दिया। कुछ तो जरूर था, ये सबको समझ आ रहा था, लेकिन ये ऐसा नहीं था कि सीधे जाकर पूछ लें, और अगर पूछ भी लें तो जरूरी नहीं कि वो जवाब दे, इसलिए बेहतर यही था कि चुप रहो और उसे भड़काओ मत। लियानेर को अपनी जिज्ञासा अभी दबानी पड़ी और सब आगे बढ़ते रहे। थोड़ी ही देर में वो सुरंग के आखिरी छोर पर पहुंचे, जहां एक पिच ब्लैक पत्थर की दीवार खड़ी थी। लियानेर ने पूछा, अरे ये तो बंद रास्ता है। हाँ 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 पगली, अगर ये बंद होता तो वो जोड़ा यहाँ कैसे पहुंचता मस्ती करने? और फिर आसपास इतने सारे कमरे हैं और वो लड़का इसे अपना ट्रेनिंग रूम कह रहा था। इससे साफ है कि लोग यहाँ अक्सर कल्टीवेशन करने आते हैं। झुओ फैन ने मजाक उड़ाया, ए लड़की, अपना दिमाग क्या बाहर गुफा में छोड़ आई है? लगता है तुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं। हा हा हा। लियानेर गुस्से से तिलमिला गई, तुम। झुओ फैन ने उसकी बात को अनसुना करते हुए दीवार को छुआ और मुस्कुराया। ये एक डिफेंसिव एरे है, वैसा ही जैसा डेमन स्कीमिंग सेक्ट में था। जब तक किसी के पास उस सेक्ट की खास तकनीक ना हो, तब तक अंदर जाना नामुमकिन है। अब क्या करेंगे? हम तो बीस्ट टेमिंग सेक्ट के डिसाइपल नहीं हैं, हमें वो तकनीक कैसे पता होगी? सिक्स्थ प्रिंस चिल्लाया। झुओ फैन ने कोई ध्यान नहीं दिया। तुम तो बड़े पक्के से बोल रहे हो कि ये बीस्ट टेमिंग सेक्ट की जमीन है। अभी तो आपने खुद ही कहा था, और फिर वो लड़का भी। सिक्स्थ प्रिंस ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। झुओ फैन ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, वो तो बस एक अंदाजा था, और उस लड़के ने कहा कि वो बीस्ट टेमिंग सेक्ट से है, ये नहीं कहा कि ये जमीन उसी की है। तो फिर मैंने ही अंदाजा लगाया। सिक्स्थ प्रिंस ने जल्दी से बोला। अच्छा, तो अब आगे बढ़ें क्या? सिक्स्थ प्रिंस ने झुओ फैन की तरफ गंभीर नजरों से देखा। लियानेर को ये बहुत अजीब लगा। झुओ फैन शुरू से ही कुछ ढूंढता लग रहा था, तो फिर अब वो सिक्स्थ प्रिंस से सवाल क्यों कर रहा है? क्या वो कोई ऐसी चीज ढूंढ रहा है जो सिक्स्थ प्रिंस ने ही उसे ढूंढने को कहा? असल में झुओ फैन क्या चाहता है, ये सिर्फ सिक्स्थ प्रिंस ही जानता था। इसलिए सिक्स्थ प्रिंस ने सिर झुकाकर कहा, मैं सर झुओ के साथ हूँ, उन्हीं की खोज में उनका साथ देने आया हूँ। अब आगे चलना है या नहीं, ये भी सर की मर्जी है। मेरे लिए तो ये कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए मुश्किल है। क्या ऐसे ही वापस चले जाओगे? सिक्स्थ प्रिंस ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिलाया। सर झुओ की हर बात मेरे लिए आदेश है। एक फैन होकर मैं सिर्फ उनका पूरा साथ दे सकता हूँ। तो फिर? झुओ फैन ने सिर हिलाया। सिक्स्थ प्रिंस ने दीवार की तरफ गंभीरता से देखा। हम आगे बढ़ते हैं, झुओ फैन ने मुस्कुराते हुए फैसला किया। सिक्स्थ प्रिंस के चेहरे पर खुशी छलक पड़ी। तौबा, भाई बहन दंग रह गए। इन दोनों को हुआ क्या है? कुछ झुओ फैन ढूंढ रहा है या सिक्स्थ प्रिंस? उनकी जिज्ञासा भरी नजरों को नजरअंदाज करते हुए झुओ फैन की बाईं आंख में ब्लैक थंडर फ्लेम चमकी। वो सीधा दीवार की तरफ निकली। अपोकलिप्टिक थंडर फ्लेम आई। वो छोटी सी आग की बूंद अचानक तेज लपटों में बदल गई। वो छोटी सी चमकती ज्वाला जैसे ही दीवार से टकराई, वो पूरी दीवार जलती हुई आग में घिर गई। ब्लैक थंडर फ्लेम दीवार को चाटती रही और बिजली की डरावनी आवाजें चारों तरफ गूंजने लगीं। सब लोग डर के मारे दूर हट गए, कहीं वो लपटें उन्हें छू न लें। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि वो चीज आखिर है क्या, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मौत सामने खड़ी हो। वो काली दीवार जलकर राख हो गई और उसके पीछे एक 3 मीटर ऊंचा रास्ता खुला। उसके आगे एक हरी भरी जंगल जैसी जगह थी जो बहुत ही सुंदर और शांत लग रही थी, और वहां की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी गाढ़ी थी कि उनके चेहरे पे सीधा असर हुआ। ये तो सच में बीस्ट टेमिंग सेक्ट की जमीन है। झुओ फैन ने शैतानी मुस्कान के साथ सबको आगे बढ़ाया और उस स्वर्ग जैसे नजारे को देखकर बहुत खुश हुआ। मैंने तो पहले ही सोचा था वर्ल्ड विंड टनल या तो स्वर्ग बन सकता है या नर्क, लेकिन चाहे जो भी हो, कोई सेक्युलर दुनिया वाला इसे रख नहीं सकता। ये तो सिर्फ कोई सेक्ट ही रख सकता है। मुझे तो क्वान रॉन्ग आते ही समझ जाना चाहिए था कि सबसे पहले बीस्ट टेमिंग सेक्ट की ही तरफ देखना चाहिए। हा हा हा। झुओ फैन के चेहरे पर तृप्ति थी और बाकी तीनों उस जगह की खूबसूरती में खो से गए। बैम! अचानक एक तेज आवाज गूंजी और 200 मीटर ऊंचे बीस्ट उनके सामने आ गए, पंजे ताने हुए। तीनों चौक पड़े, चेहरा पीला पड़ गया और चिल्लाए, 7th ग्रेड स्पिरिचुअल बीस्ट, और वो भी दो। बीस्ट टेमिंग सेक्ट तो वैसे ही वेस्टर्न लैंड में बीस्ट से जुड़ी कला के लिए मशहूर थी। क्वान रॉन्ग में सारे कल्टीवेटर इसी रास्ते से कल्टीवेशन करते थे। बाहर के स्पिरिचुअल बीस्ट को तो शायद वश में कर सकते थे, लेकिन 7th ग्रेड स्पिरिचुअल बीस्ट उनके बस की बात नहीं थी। लेकिन यहाँ तो दो एक साथ आ गए और सबके प्राण सूख गए। झुओ फैन को छोड़कर जिसने असली बीस्ट किंग देखा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंख में ब्लैक फ्लेम चमकी और वो बोला, दफा हो जाओ। वो दोनों स्पिरिचुअल बीस्ट कांप उठे। उनके आंखों में डर था। फिर वो अचानक बेहोश हो गए और जमीन पर गिर पड़े।
झुओ फैन की भयंकर डिस्ट्रक्टिव ऑरा ने उन्हें बेहोश कर दिया। बाकी सब लोग झुओ फैन को हैरानी से घूरने लगे। उन्हें पता था झुओ फैन बीस्ट को डरा सकता है, लेकिन अब तो उसने उन्हें बेहोश कर दिया। ये कैसी अजीब बीस्ट आर्ट है जो इसने सीखी है। झुओ फैन खुद भी चौंक गया। वो तो बस डराना चाहता था, लेकिन ये तो सच में ढेर हो गए। ये डिस्ट्रक्टिव थंडर फ्लेम वाकई पांचों सेक्रेट बीस्ट पावर्स से भी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि अज़्योर फ्लेम से भी ज्यादा असरदार। वो मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। उसे अब पहली बार ऐसा लगा जैसे वो सच में बीस्ट का राजा हो। एक प्राचीन और भव्य हॉल में एक पीला पड़ा मध्य उम्र का आदमी सिंहासन पर बैठा था। उसके दोनों ओर बैठे एल्डर्स की लाइन से इथीरियल स्टेज की ताकत निकल रही थी। उसके हाथ में एक चमकती जेड स्लिप थी, जिसे देखकर उसने भौहें सिकोड़ लीं। लड़ाई बहुत ज्यादा भयंकर है। मैंने सोचा था कि ज़ी-व्यू के 1000 सेक्रेट स्टोन्स लेना आसान होगा, लेकिन हमारे 50 इथीरियल स्टेज एल्डर्स तियान्यू पर हमला करने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे। अब एल्डर लेन भी मदद मांग रहा है। क्या कहते हो? एक एल्डर ने सिर हिला दिया। सेक्ट लीडर, पिछले कुछ सालों में तियान्यू की ताकत बहुत बढ़ गई है। एम्पायर के 3 गार्जियन सेक्ट्स के बिना भी वो अकेले ही हमारे 50 इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट से बराबरी कर रहे हैं, बल्कि थोड़ा ज्यादा ही दबाव में ला रहे हैं। एक और एल्डर खड़ा हुआ और झुककर बोला, मेरे हिसाब से अगर जीतना है तो और लोग भेजने पड़ेंगे। बाम! तभी एक भारी शरीर वाला काला दाढ़ी वाला आदमी गुस्से में बोल पड़ा, हूफ, भेजें क्या? जो एल्डर्स और वेनेरेबल्स भेजे थे वो या तो बुरी तरह घायल हैं या मारे गए, और लोगों को भेजना मतलब सिर्फ और ज्यादा नुकसान उठाना। ये तो तियान्यू और गार्जियन सेक्ट्स का मामला है। ज़ी-व्यू उन गद्दारों को जगाना चाहता है और हमें इस्तेमाल कर रहा है। रेन ज़ियायुन भी कमजोर पड़े लुओ क्लैन के जरिए तियान्यू पर काबू पाना चाहता है, इसलिए वो पीछे से तमाशा देख रहा है। लेकिन ये सब तियान्यू का झगड़ा है, हमारा नहीं। क्या तुम लोग 8 साल पहले की कड़वी याद भूल गए हो? उस वक्त तियान्यू ने हमारी उपजाऊ जमीन छीन ली थी, जिससे हमारी आमदनी आधी हो गई थी। क्या फिर से वही गलती दोहराएं? हाँ, सही कह रहे हैं। सच में दूसरों के झगड़ों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। बाकी एल्डर्स ने भी सिर हिला दिया। सेक्ट लीडर ने जेड स्लिप को तोड़ दिया और सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि और लोगों को भेजे या सबको वापस बुला ले। वो दोबारा उन चालबाजों के जाल में नहीं फंसना चाहता था। तभी एक आवाज पूरे सेक्ट में गूंज उठी। किसी ने सेक्ट का डिफेंसिव एरे तोड़ दिया। सेक्ट लीडर चिल्लाया, सारे एल्डर्स और वेनरेबल्स मेरे साथ चलो। देखता हूं कौन है जिसने बीस्ट टेमिंग सेक्ट में घुसने की हिम्मत की। सबने सिर झुकाया, जी सेक्ट लीडर। सेक्ट लीडर उड़कर बाहर गया, एल्डर्स उसके पीछे पीछे, और पीछे रह गया एक सुनसान खामोश सा हॉल। रुको! झुओ फैन अब बीस्ट टेमिंग सेक्ट के अंदर पहुंच चुका था और फिर से वो फ्लावर स्पिरिट उसे रास्ता दिखा रही थी। उसकी टीम चारों तरफ डरी सहमी नजरों से देख रही थी, लेकिन झुओ फैन के शांत और बेफिक्र हाव भाव देखकर उन्होंने चैन की सांस ली। भाई, हम लोग चोरी छुपे किसी के घर में घुस रहे हैं, मतलब एकदम चोर जैसे, और तू है कि ऐसे टहलकदमी कर रहा है जैसे अपने ही आंगन में घूम रहा हो। ऐसे तो सबका ध्यान खींचेगा ही ना। हम तो इसलिए साथ चल रहे हैं क्योंकि कभी भी कोई 7वीं ग्रेड बीस्ट आ सकता है, और तू है कि सबसे ज्यादा नजर में आ रहा है, जैसे खुद ही बोल रहा हो, आओ पकड़ लो मुझे। वो लोग अभी कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि 2 डिसाइपल रास्ता रोककर खड़े हो गए। कहाँ के बदतमीज हो तुम लोग? बीस्ट टेमिंग सेक्ट में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? कौन हो तुम? तीनों लोग झुओ फैन के पीछे छिप गए। झुओ फैन ने उन दोनों को एक नजर देखा और बोला, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? फिर बेकार के सवाल क्यों? हम कैसे समझें? दोनों भड़क उठे। झुओ फैन ने अपने चेहरे की तरफ इशारा किया, अभी तो तुमने मुझे एरोगेंट बास्टर्ड कहा था, बस वही समझ लो। लियानेर हंसी नहीं रोक पाई। डिसाइपल गुस्से में चिल्लाया, हमसे मजाक कर रहा है, अब मरने को तैयार हो जा। एक डिसाइपल पूरी ताकत से झुओ फैन की तरफ झपटा। झुओ फैन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस हवा में एक मुक्का मारा। बाम! वो डिसाइपल खून की उल्टी करता हुआ उड़ गया और वहीं खत्म हो गया। दूसरा डिसाइपल कांप गया। अब उसे समझ आया कि सामने वाला 8वें लेयर रेडियंट स्टेज में है और वो दोनों सिर्फ चौथे में। लेकिन फिर भी उसने भागने की बजाय हाथ उठाया। 1-2 मीटर लंबा जलता हुआ बाज चीखता हुआ सामने आया। 6ठे स्तर स्पिरिचुअल बीस्ट स्कॉर्चिंग ईगल। लियानेर चौंक कर बोली। वो डिसाइपल हंसने लगा और घमंड से बोला, हाँ, 6ठे स्तर स्पिरिचुअल बीस्ट। तुम लोग क्या जानो, बीस्ट टेमिंग सेक्ट के डिसाइपल अकेले नहीं लड़ते, हमारे पास स्पिरिट एनिमल्स होते हैं। भले ही तू 8वें लेयर में है, लेकिन एक 6ठे स्तर बीस्ट के सामने। चिच्चा! अचानक वो बाज डर के मारे चीखा और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। झुओ फैन की बाईं आंख में ब्लैक थंडर फ्लेम चमक रही थी। वो डिसाइपल हक्का बक्का रह गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। अभी क्या हुआ? जब तक वो समझ पाता, झुओ फैन का एक और मुक्का आया और उसे भी खून की बूंदों में बदल दिया। झुओ फैन ने अपनी हथेली में फंसी फ्लावर स्पिरिट से पूछा, किधर? वो स्पिरिट डर के मारे कांप गई, लेकिन फिर डरते डरते सही दिशा दिखा दी। झुओ फैन सीना तानकर आगे बढ़ गया। तोबा भाई बहन पूरी तरह चुप थे। उन्हें लगा था झुओ फैन बस बाहर ही दबंग बनता है, लेकिन ये तो सेक्ट के अंदर भी कसर नहीं छोड़ रहा। सिर्फ 6th प्रिंस खुश हो रहा था। झुओ फैन की ये चाल देखकर वो खिल उठा।
उसे यकीन हो गया कि झुओ फान अकेले ही बीस्ट टेमिंग सेक्ट को काट सकता है। यही है मेरा आइडल, क्या जबरदस्त बंदा है, हे। वो हंसते हुए झुओ फान के पीछे चल पड़ा और तौबा भाई बहन बस लंबी सांस लेकर पीछे पीछे खिंचते रहे। अब जब आए ही हैं तो अंत तक देख ही लेते हैं। झुओ फान और उसका ग्रुप आगे बढ़ता गया, सिर ऊंचा सीना ताना हुआ जैसे ये जगह उसी की हो। रास्ते में कई डिसाइपल आए, लेकिन झुओ फान की खून से भरी स्वागत शैली के आगे सब मिट्टी में मिलते गए। जैसे जैसे और लोग आते गए, झुओ फान के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा। लियानेर को बड़ी अजीब बात लगी, चारों ओर ये खौफनाक मंजर होते हुए भी उसे एक अजीब सी सुरक्षा महसूस हो रही थी। तौबा ल्यूफिंग, जो खुद कई जंग लड़ चुका था, वो भी समझ गया कि खतरों के बीच भी एक शांति बनी हुई है। ये माहौल झुओ फान खुद बना रहा था। जब तक वो आगे था किसी को कुछ नहीं हो रहा था। अब तौबा ल्यूफिंग को समझ आया कि लुओ क्लैन झुओ फान पर इतना भरोसा क्यों करता है। ऐसा तो नहीं कि 8 साल पहले जब वो हमसे लड़ रहे थे तब भी उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो छुट्टियों पर हैं। अगर ऐसा था तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है, लेकिन सच्चाई यही लगती है। एक लंबी सांस लेते हुए तौबा ल्यूफिंग ने झुओ फान की पीठ को देखा। दुश्मनों के लिए मौत है और साथियों के लिए भरोसा। मैं तो यही चाहूंगा कि उसका साथी ही बनूं। बूम! धमाकों की आवाज रुक ही नहीं रही थी, क्योंकि बीस्ट टेमिंग सेक्ट के डिसाइपल बार बार हमला कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो सामने आते, झुओ फान के हाथों खत्म हो जाते। जल्दी ही मौत का आंकड़ा हजारों पार कर गया। अब जो भी डिसाइपल आते वो डर से कांप रहे थे और झुओ फान की टीम को देखकर रास्ता छोड़ देते। आखिरकार बीस्ट टेमिंग सेक्ट का सेक्ट लीडर, एल्डर्स और वेनरेबल्स वहां पहुंच गए। उन्होंने अपने डिसाइपल्स को डरे हुए देखा तो चिल्लाए, क्या कर रहे हो, हमला करो, इन चोरों को पकड़ो। सेक्ट लीडर, वो आदमी तो कोई राक्षस है, हम कुछ नहीं कर पाए। हजारों भाई मारे जा चुके हैं और वो उन्हें छू भी नहीं पाए। अगर हम अब भी लड़ेंगे तो सब मारे जाएंगे, एक डिसाइपल ने झुककर कहा। बाकी डिसाइपल्स ने भी सिर हिलाया। सेक्ट लीडर ने चारों ओर देखा, जमीन पर पड़ी लाशों की ओर, फिर झुओ फान की तरफ। 2nd लेयर, 5th लेयर और 8th लेयर रेडियंट स्टेज और एक प्रोफाउंड हेवन कल्टीवेटर भी। मतलब ये चारों ने ये सब किया? नहीं सेक्ट लीडर, सिर्फ वो एक, बाकी तो उसके पीछे छिपे थे। डिसाइपल ने डरते हुए झुओ फान की ओर इशारा किया। सेक्ट लीडर की आंखें फैल गईं। वो और भी ज्यादा चौंक गया। सिर्फ एक आदमी ने मेरी पूरी डिसाइपल्स की फौज को काट डाला? कैसे? तुम्हारे स्पिरिचुअल बीस्ट कहाँ थे? तुम सब मिलकर भी कुछ नहीं कर पाए? काश ये सवाल न पूछा होता। डिसाइपल मायूस हो गए, कुछ तो रोने लगे। सेक्ट लीडर, हमें भी समझ नहीं आया, हमारे स्पिरिचुअल बीस्ट बाहर ही नहीं आए। जैसे उन्हें लड़ाई से डर लग रहा हो, वो अपने रिंग्स में ही छुपे रहे। सच में? सेक्ट लीडर एकदम चौंक गया और झुओ फान को ध्यान से देखा। फिर एल्डर्स की ओर मुड़कर बोला, अपने स्पिरिट एनिमल्स बाहर निकालो, देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हा। सेक्ट लीडर, मेरा स्पिरिट एनिमल तो मेरे साथ दशकों से है, हर बार मेरी बात मानता है, डिसाइपल्स की तरह नया नहीं है। डिसाइपल्स की ट्रेनिंग में कमी है, अब हमें एल्डर्स बनकर दिखाना होगा कि असली बीस्ट टेमिंग क्या होता है। सही बात है, हमारी सेक्ट तो बीस्ट पालने की कला में माहिर है, लेकिन ये नई पीढ़ी तो ढीली हो गई है, अब हमें ही इनको सिखाना होगा। हा। सारे बुजुर्ग अभी से ही अपनी जीत की बातें करने लगे। जानवर तो अभी बाहर आए भी नहीं थे। डिसाइपल्स खामोश थे, कुछ कह नहीं सकते थे। सेक्ट लीडर चिढ़ गया, दुश्मन को पकड़ना ज्यादा जरूरी है। एल्डर्स, जो भी इस लड़के को पकड़ेगा उसका नाम याद रखा जाएगा। हे, कोई बात नहीं सेक्ट लीडर, मेरा 7th ग्रेड स्पिरिचुअल बीस्ट फ्लेमिंग क्लाउड टाइगर इसे जरूर हराएगा। ये तो बस रेडियंट स्टेज का है, एक एल्डर ने घमंड से कहा और चिल्लाया, फ्लेमिंग क्लाउड टाइगर बाहर आओ। कोई जवाब नहीं आया। लोग उसकी जबरदस्त पोज को देख रहे थे, लेकिन कोई बीस्ट नहीं आया। एल्डर का चेहरा फड़कने लगा, सबने लंबी सांस ली। आना ही नहीं था। कुछ डिसाइपल्स तो हंसी भी नहीं रोक पाए। एल्डर शर्म से गड़ गया और सेक्ट लीडर ने भौहें सिकोड़ ली। ये क्या हो रहा है? क्या बीस्ट टेमिंग सेक्ट की असली ताकत खत्म हो चुकी है? मतलब ये लोग खास तौर पर हमें ही निशाना बनाने आए हैं और उन्होंने पहले से ही सब इंतजाम कर रखा है। हालांकि अभी तक उन्हें इसकी असली वजह नहीं पता चली थी। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।